तो स्मार्ट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने आर्थिक समीक्षा के 2 वीडियो तैयार किए थे। आज हम तीसरा भाग तैयार कर रहे हैं जिसमें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की प्रमुख योजनाएं, औद्योगिक विकास का क्या परिदृश्य राजस्थान में रहा, इन पे हम चर्चा करेंगे। ये दोनों ही टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, विशेष रूप से राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा होने जाने वाली है उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम आज की आर्थिक समीक्षा शुरू करें उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको इनके PDF नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप द स्मार्ट स्टडी गूगल प्ले स्टोर पर जाके द स्मार्ट स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें न केवल आर्थिक समीक्षा बल्कि अन्य परीक्षाओं के सॉल्व पेपर और नोट्स आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के हम आर्थिक समीक्षा का भाग। सबसे पहले हमने ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो विभाग की प्रमुख योजनाएं हैं उनके बारे में कुछ चर्चा हमने की है। कोविड-19 महामारी के कारण प्रवासी कामगारों को राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान राजस्थान के 22 जिलों में शुरू किया गया था। महत्वपूर्ण प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से अगर कोई प्रश्न बनता है तो वो ये है कि कितने जिलों में ये 22 जिलों में ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया था। कितने जिलों में? 22 जिलों में। तो ये आप नोट कर लीजिए या हमारे ऐप से इसके PDF प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही अगर हम बात करें आर्थिक समीक्षा में जो राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स है ग्रामीण विकास और पंचायती राज की, उनके बारे में चर्चा की है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की जब हमने बात कर ली तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लें, क्योंकि वर्तमान परिसीमन के बाद जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, तीनों के बारे में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। वर्तमान में जिला परिषद की संख्या 33 है, 33 जिलों में 33 जिला परिषद है। पंचायत समितियों की संख्या 352 है और ग्राम पंचायतें अब 2019 में पुनर्गठन के बाद 11,341। तो ये तीनों चीज पूछी जा सकती है। इनको आपको रट के रखना है, देख के रखना है और अपने स्मृति में इसको रखना है। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जो 2019 में पुनर्गठन हुआ ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों का, उसमें कितनी पंचायत समितियां बनाई गई हैं और कितनी ग्राम पंचायतें। ये एडिशनल फैक्ट्स हम आपको दे रहे हैं। 57 नई पंचायत समितियों का गठन किया गया है और 1449 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है। अब इसमें साथ एक नया प्रश्न जो प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण बन जाता है वो ये बनता है कि वर्तमान में सर्वाधिक पंचायत समितियां किस जिले में है। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर्वाधिक पंचायत समितियां किस जिले में है? वो जयपुर में है। अब जयपुर में 22 पंचायत समितियां हो गई है। जब हमने सर्वाधिक की बात कर ली तो न्यूनतम की भी पूछा जा सकता है। न्यूनतम पंचायत समिति के लिए मैं PS काम ले रहा हूं। न्यूनतम पंचायत समितियां किस जिले में है? तो ये 3 जिले ऐसे हैं जिनमें बराबर है, सिरोही, कोटा और बूंदी। तीनों में ही 5-5 पंचायत समितियां हैं। ये बात की हमने पंचायत समिति की। जिला परिषद को आपको पता है एक जिले में 1 होती है। पंचायत समितियां सर्वाधिक जयपुर में है, 22 हैं और न्यूनतम पंचायत समितियां कोटा, सिरोही और बूंदी में 5-5 है। अब जब हमने ग्राम पंचायत समिति की बात कर ली तो ग्राम पंचायत की बात को भी हम कर लेते हैं। सर्वाधिक ग्राम पंचायत के लिए मैं GP शब्द काम ले रहा हूं। सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं बाड़मेर में। कितनी है? 689 ग्राम पंचायतें हो चुकी है। ठीक है। न्यूनतम की बात कर लूं मैं, अगर मैं न्यूनतम ग्राम पंचायतों की बात करूं तो कोटा जिले में है मात्र 158 ग्राम पंचायतें। तो ये एडिशनल फैक्ट्स थे जो हमने आपको दे दिए।
अब हम शुरू करते हैं, जो योजनाएं आर्थिक समीक्षा में शामिल की उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली जो योजना इन्होंने शामिल की है वो है आपके विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रीलिम्स के हिसाब से जो प्रश्न बन सकता है वो 2020-21 में जो बजट था उसमें इसकी राशि 5 करोड़ रुपए विधायक कोष की राशि कर दी गई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में विधायक कोष से की राशि कितनी है तो 5 करोड़ रुपए आपको बतानी होगी। इसी की तरह सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, केंद्रीय योजना है, पहली बात केंद्र सरकार की योजना है और दिसंबर 1993 में शुरू की गई थी। 1993 दिसंबर में ये योजना शुरू की गई थी। प्रारंभ में इसका क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय करता था। ध्यान रखने की बात है, पूछा हुआ प्रश्न इसलिए मैं इस पर एम्फेसिस कर रहा हूं। पहले ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको देखता था, बाद में अक्टूबर 1994 से इसको हटा के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इसको ट्रांसफर कर दिया। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की नोडल मंत्रालय कौन सा है या किस मंत्रालय द्वारा इसको देखा जा रहा है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा इसको देखा जा रहा है। राशि जैसे मैंने बात की, विधायक स्थानीय कोष की राशि बढ़ाकर क्षेत्र विकास MLLAD की राशि कर दी है 5 करोड़ और सांसद कोष की पहले से राशि है 5 करोड़। अब कोविड की वजह से केंद्र सरकार ने 20-21 और 21-22 वित्त वर्ष 20-21 और 21-22 में से नॉन ऑपरेशनल रखा है। ठीक है, नेक्स्ट मेवात से, ये सारी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण, छोटे छोटे प्रीलिम्स में हर बार आ रहे, इसमें एक आध प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हमने शामिल कर ली। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम राज्य वर्ष 1986-87 में शुरू किया गया। जो प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसी को हमने उसी तरह से शामिल करने की कोशिश की है कि ये किसकी है, ये राज्य सरकार की योजना है। कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी योजना राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तित है, तो इसमें ये काम आएगी, इसलिए हमने इस चीज को अलग से डाल दिया है। राज्य प्रवर्तित योजना है, इसमें केंद्र का कोई अनुदान या केंद्र का कोई सहयोग इसमें नहीं दिया जाता। अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये मेवात क्षेत्र विकास योजना कितने जिलों में वर्तमान में लागू है, तो ये मेव बाहुल्य अलवर की 8 पंचायत, अलवर जिले की 8 पंचायत समितियों में और भरतपुर की 4 पंचायत समिति, यानी 2 जिले अलवर और भरतपुर जो मेव बाहुल्य हैं उनमें ये योजना लागू है। अलवर की 8 पंचायत समितियां ब्लॉक हैं और भरतपुर के 4 ब्लॉक हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य जो हमने दिया है, जो आर्थिक समीक्षा में भी दिया है, मेवात क्षेत्र के लोगों के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, रोजगार के लिए अतिरिक्त अवसरों का सृजन और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित, ये हमने एडिशनल इसलिए दे दिया ताकि मेंस में आंसर राइटिंग के समय आपको ज्यादा समस्या नहीं हो। नेक्स्ट जो योजना दी है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 100% केंद्र प्रवर्तित योजना है, 1986-87 से लागू की गई। ये आपको निम्न में से कौन सा कथन असत्य है इसके रूप में पूछा जा सकता है। आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में इसका प्रारंभ किया गया, वर्ष पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है कि ये राज्य प्रवर्तित है केंद्र प्रवर्तित है। 100% यानी 100% जो राशि व्यय होगी वो केंद्र सरकार वहन करता है। 4 सीमावर्ती, आपको पता है 4 सीमावर्ती जिले हैं, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर, इनके टोटल 16 ब्लॉक में ये योजना लागू। उद्देश्य क्या है, सीमा क्षेत्र का आधारभूत ढांचे का विकास करना। तीसरी अगली योजना है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। फरवरी 2000, ये महत्वपूर्ण बन जाएगा वापस, फरवरी 2020 में गुरु गोवलकर ग्रामीण जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया। तो ये वापस एक प्रीलिम्स के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दूसरा वही फैक्ट कि ये राज्य प्रवर्तित योजना है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन और सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए ये योजना लागू। इसके बाद नेक्स्ट योजना है डांग क्षेत्र विकास। बीहड़ क्षेत्र और संकुचित घाटियां जो धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में विस्तृत है, इनके विकास के लिए, इनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए योजना चालू की गई। 1900 डांग क्षेत्र 1994-95 में 100% राज्य प्रवर्तित, यानी 100% जो राशि है वो राज्य सरकार इसमें वहन करेगी। ठीक है, और कितने जिलों में, 8 जिलों में, जिलों के नाम सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, धौलपुर, भरतपुर और झालावाड़ की 26 पंचायत समितियों में
ये योजना लागू है। ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बीच में बंद कर दी गई थी, 2005 से वापस चालू किया गया। इसी तरह अगली योजना है मगरा विकास कार्यक्रम। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के 5 जिले जो मगरा कहलाते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और पाली की 16 पंचायत समितियों में ये लागू है। 100% राज्य प्रवर्तित स्कीम है और 2005 से इसको शुरू किया गया। ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हमने आपको दे दिए। बायोफ्यूल को विशेष रूप से इसमें स्थान दिया गया है, तो इसको हमने आर्थिक समीक्षा में इसलिए हमने इसको जोड़ दिया। 2007 में बायोफ्यूल नीति आई। राज्य के 12 जिले ऐसे हैं, ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि आर्थिक समीक्षा में तो हो सकता है कि आरपीएससी जब पेपर सेट करे तो ऐसे किसी लाइन यहाँ से उठा ले। राज्य के 12 जिले ऐसे हैं जिनमें रतनजोत व अन्य समकक्ष तेलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त माना गया है, और 8 पूर्वी जिले ऐसे हैं जो करंज पौधारोपण हेतु उपयुक्त पाए गए। प्रश्न ये पूछा जा सकता है जिलों के नाम देके निम्न में से कौन से जिले रतनजोत व समकक्ष तेलीय पौधों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। तो आपको साथ ही फिर इधर से पूर्वी जिले दे दिए एक, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। करंज के पौधारोपण के लिए पूर्वी क्षेत्र और रतनजोत और उसके समकक्ष जो तेलीय पौधे हैं उनका दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र महत्वपूर्ण। महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना अगली जो स्कीम है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब थी? 2019 में थी। उसके अवसर पर 27 नवंबर 2019 को ये प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में एक गांव का चयन कर गांधीवादी मूल्यों के अनुसार विकसित करना इस योजना का उद्देश्य है कि गांधी के विचार, गांधी पुस्तकालय, गांधी के जो दर्शन है उस पर आधारित प्रदर्शनी, गांधी के दर्शन जीवन पर आधारित समारोह, रैलियाँ, निबंध प्रतियोगिताएं आदि उस गाँव में आयोजित की जाती हैं। पंचायत पुरस्कार इसमें विशेष रूप से शामिल किया गया है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार जिला परिषद गंगानगर को मिला। पंचायत समिति मंडोर और पंचायत समिति लाडपुरा, ये दोनों महत्वपूर्ण है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा, सबसे अच्छी ग्राम सभा के लिए जो जिसको उपयुक्त माना जाता है ग्राम पंचायत को, उसका अवार्ड हमारी ग्राम पंचायत जखोरा लाडपुरा कोटा को मिला है 2020 के लिए। बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार ग्राम पंचायत सुनारा निवाई को मिला है। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार ग्राम पंचायत नंदरी मंडोर जोधपुर को मिला। इनको आप पीडीएफ में सेव कर लें, इनको तैयार कर लें। ग्रामीण के गैर कृषि विकास अभिकरण रूड़ा। रूड़ा क्या है? राजस्थान रूड़ा की स्थापना हुई नवंबर 1995 को। 3 उप क्षेत्रों में काम करता है। ये महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। चमड़ा, ऊन एवं वस्त्र और लघु खनिज, इन तीनों क्षेत्र में विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए, कृषि के अतिरिक्त जो अन्य गतिविधियां उनके विकास के लिए इन तीनों उप क्षेत्रों में वो काम करता है। भौगोलिक संकेतक के जीआई इंडेक्स के बारे में इसमें दिया हुआ है। भौगोलिक संकेतक पंजीकरण बौद्धिक संपदा अधिकार पहल के तहत पोकरण पोट्री, ब्लू पोट्री, कोटा डोरिया तथा सांगानेर व बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग जैसे शिल्प को रूड़ा ने जीआई पंजीकरण दिलाया। इसी वजह से हमने अलग से ये सारा पीडीएफ आपको दे दिए। बेसिकली जीआई इंडेक्स है क्या? जीआई इंडेक्स किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों, भौगोलिक विशेषताओं के कारण इस जो स्पेसिफिक चीज पैदा होती है उसके लिए जीआई इंडेक्स दिया जाता है। और इसके लिए शर्त क्या है कि उस उत्पादन को दिया जाता है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक समय से उत्पादित या निर्मित हो रहा हो, उसी को इंडेक्स दिया जाता है। ये इंफॉर्मेशन हमने दे दी है। पहला जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिला। ये पूछा हुआ प्रश्न है, आईएएस में भी एक बार पूछा था और आरपीएससी ने भी किसी एग्जाम में इसको पूछा था। अब तक राजस्थान की 15 वस्तुओं को जीआई टैग मिल चुका, उनकी पूरी लिस्ट हमने दे दी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है, याद रखना है, क्योंकि इनमें निम्न में से कौन सी वस्तु है जिसको जीआई टैग प्राप्त नहीं हुआ, तो आपको ये याद होगी तो ये आप बता पाओगे। नेक्स्ट हमारा औद्योगिक विकास। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना जो महत्वपूर्ण योजना है वो हमने शामिल की। इसके अलावा जो छोटे छोटे हिंट इन्होंने आर्थिक समीक्षा में दिए थे उनको भी हमने विस्तृत रूप से करके परीक्षा के लिए यहाँ से तैयार किया। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राज्य में विनिर्माण सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार के लिए आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय संसाधनों के माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाने की योजना है। ये क्या है? ऋण उपलब्ध कराने की योजना है। कब शुरू हुई? 13 दिसंबर 2019 को ये
शुरू हुई। रेट्स भी इसमें ये आर्थिक समीक्षा से जो प्री के लिहाज से महत्वपूर्ण था वो हमने उठा लिया है। ऐसे कैसे, एक बार पहले भी प्री में पूछा हुआ और संभावना है कि वापस ये पूछ ले। राजस्थान से निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं के क्रम पूछा जाता है। इंजीनियरिंग की वस्तुएं प्रथम रही सबसे ज्यादा, कपड़ा, हस्तशिल्प, रत्न, आभूषण एवं धातु। टोटल जो निर्यात हो रहा है उसका 50% इन 5 वस्तुओं का निर्यात राजस्थान से होता है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 कब लागू हुई? 1 जुलाई 2019 से लागू है। और पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में मजबूत इकोसिस्टम के साथ उभारने के लिए सतत, संतुलित, समावेशी व पर्यावरण अनुकूल औद्योगिक विकास करने के व औद्योगिक संरचना व रोजगार के अवसर सृजित करना, लगभग सारे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हमने शामिल कर लिए। ये मेंस के लिहाज से आंसर राइटिंग में आपकी बहुत मदद करेगी। वर्तमान में राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 लागू है। इसी तरह राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति वर्तमान में कौन सी लागू है? 2019। राज्य में तीव्र, स्थायी और संतुलित औद्योगिक विकास हेतु 17 दिसंबर 2019 से प्रभावी है। इस योजना में क्या विशेष प्रावधान है? इस योजना में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के उद्योग में निवेश हेतु 7 वर्षों के लिए SGST जो स्टेट GST है उसमें 100% तक पुनर्भरण तथा विद्युत कर, स्टाम्प ड्यूटी और मंडी शुल्क में छूट दी। ये क्यों करती है राज्य सरकारें? ताकि अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित कर सके। यानी सेंटर जो स्टेट GST है 100% पुनर्भरण कर रही है। विद्युत कर है, स्टाम्प ड्यूटी, उनमें भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे निवेश करें। इसमें आर्थिक समीक्षा में एक जगह जिक्र आया था राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसिको का, क्योंकि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण संस्था है और इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए हमने इसको पूरा डिटेल इसमें ले लिया। इसकी स्थापना कब हुई? 3 जून 1961 को इसकी स्थापना हुई। कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन ये पंजीकृत कंपनी है। काम क्या है? इसको ऐसे कि ऐसे अक्षर से हमको रट लेना है। राज्य में लघु औद्योगिक एवं हस्तशिल्प इकाइयों को वित्तीय सहायता, कच्चा माल उपलब्ध कराना, विपणन, प्रशिक्षण की सुविधा कराना। यानी प्रशिक्षण देने के साथ ही, ऋण देने के साथ ही उसका विपणन यानी बेचने तक का कार्य ये संस्था देखती है। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जयपुर में इनका है। ICD इनलैंड कंटेनर डिपो ये है बासनी जोधपुर में, भिवाड़ी अलवर में, मानसरोवर जयपुर और भीलवाड़ा में, बीकानेर में इनका प्रक्रियाधीन है। इनका वर्तमान में 4 इनलैंड कंटेनर डिपो राजसिको द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा राजसिको द्वारा संचालित नहीं है। RFC के बारे में हल्की सी जानकारी आर्थिक समीक्षा में दी गई, जिसको हमने जो परीक्षा के लिहाज से जो महत्वपूर्ण डाटा जोड़ सकते थे हमने इसमें जोड़ दिया। स्थापना 17 जनवरी 1995 को राजस्थान वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत इसकी की गई। प्री में पूछा जा सकता है, क्योंकि एक बार रिको का पूछा था तो हो सकता है कि अब की बार RFC का पूछ लिया जाए। RFC की स्थापना कब हुई? 17 जनवरी 1955 को। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर जयपुर में। इसकी जो उद्देश्य हैं वो न केवल प्रीलिम्स बल्कि मेंस के लिहाज से भी आपको इनको रट लेना। क्या उद्देश्य है? अति लघु, लघु एवं मध्य पैमाने की औद्योगिक इकाइयों को मध्यम और दीर्घकालीन दोनों तरह के ऋण उपलब्ध करवाता है। ध्यान देना, अति लघु, लघु और मध्यम वृहद इकाइयों को ये ऋण उपलब्ध नहीं करवाता है। राज्य के तीव्र औद्योगिकीकरण में सहयोग देना और औद्योगिक गति को नए आयाम देना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये है। अब वो अंतर सत्य असत्य कथन में अगर पूछेगा तो साथ में वो वृहद उद्योग को भी इसमें डाल देगा। निगम द्वारा औद्योगिक इकाइयों को 20 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। RFC की कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनकी नाम हमने डाल दिए, क्योंकि प्रीलिम्स में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी योजना का RFC द्वारा संचालन किया जा रहा है। टॉप अप ऋण योजना है, या पूछ लिया जाए सेमपेक्स का संबंध किससे है, फ्लेक्सी ऋण योजना का संबंध किससे है, रिको से, RFC दे दिया, राजसिको दे दिया, तो इसलिए हमने डाल दिया है। सेमपेक्स योजना भूतपूर्व सैनिकों के लिए, महिला उद्यम निधि योजना है, फ्लेक्सी ऋण योजना है, गोल्ड कार्ड योजना है, प्लेटिनियम कार्ड योजना। तो ये महत्वपूर्ण जो RFC द्वारा संचालित योजना है उसको हमने शामिल कर लिया। इसके अलावा गुड बोरोवर्स स्कीम है, युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना और सरल योजना, ये 9 योजनाएं हमने दे दी। इन पर आपको नजर रखनी है, इनके बारे में जानकारी रखनी है। रिको, अगर हम राजस्थान के औद्योगिक विकास के बारे में बात करें और रिक्को के बारे में बात नहीं करें तो बात अधूरी रह जाती है। 2000
13 RS प्री में भी ये प्रश्न पूछा था। उसके अलावा मेंस में पूरा एक 200 शब्दों का प्रश्न लगभग 2008 में भी एक बार पूछा, उसके बाद भी 2012 या 13 में भी इन्होंने पूछा था कि राजस्थान वित्त रिक्को के बारे में कार्य है उनके बारे में विवेचन कीजिए। एक बार 50 शब्दों में सिर्फ इतना सा लिख दिया रिक्को। तो ये प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 28 मार्च 1959 को राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना की। इस नाम से पहले रिक्को नाम से कोई संस्था नहीं थी। 28 मार्च 1959 को राजस्थान उद्योग एवं खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। नवंबर 1979 को इसका विभाजन करके राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम कर दिया गया और जनवरी 1980 में रिक्को की स्थापना की गई। प्रीलिम्स में पूछा हुआ प्रश्न है कि रिक्को की स्थापना कब की गई। रिक्को की स्थापना की गई 1980 में। ठीक है, अब हमने आरएफसी के उद्देश्य देखे थे, अब हम देखते हैं रिक्को के उद्देश्य क्या है। राज्य के औद्योगिक संरचना विकास एवं औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करना। रिक्को खुद के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करता है, उनको सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, ऋण उपलब्ध करवाता है, उनकी टेक्निकल सपोर्ट उनको उपलब्ध करवाता है। मध्यम एवं वृहद उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। जैसे हमने बात की थी आरएफसी की, तो आरएफसी वृहद उद्योगों को किसी भी तरह का लोन प्रदान नहीं करता। आरएफसी अति लघु और मध्यम श्रेणी की जो उद्योग है उनको अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों ऋण प्रदान करता था। और रिक्को की अगर हम बात करें तो रिक्को केवल मध्यम और वृहद उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। मध्यम और वृहद उद्योगों को तकनीकी सलाह देता है। उनको अगर टेक्निकल सपोर्ट अगर उनको चाहिए तो उनको ये उपलब्ध करवाता है। मर्चेंट बैंकर के रूप में ये कार्य करता है। प्रश्न पूछा जा सकता है इसलिए हमने स्पेशली इसको हाईलाइट किया। लघु मध्यम एवं वृहद श्रेणी की इकाइयों के विकास हेतु ये कार्यरत है। रिक्को द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क डेवलप किए गए हैं। पहला है बोरानाड़ा जोधपुर में, दूसरा कोटा में, तीसरा अलवर में, चौथा श्री गंगानगर में विकसित किया गया। 5वां कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र तिवरी जोधपुर में तैयार। वर्तमान में कितने 4 एग्रो फूड पार्क है। ठीक है, इसके अलावा रिक्को द्वारा जापानी जोन स्थापित किया गया जो आरएस की प्रीलिम्स 2013 में पूछा हुआ, 13 या 16 में, 2013 में प्री में पूछा हुआ जापानी जोन कहाँ है। रिक्को द्वारा इसको विकसित किया गया नीमराना अलवर में जापानी क्षेत्र विकसित किए गए। अन्य जापानी क्षेत्र जापानी जोन घिलोट अलवर में स्थापित किया गया। 2 जापानी जोन हो गए। जापानी कौन कौन से हो गए? एक तो आपका हो गया नीमराना में और एक हो गया आपका गिलोट में, और दोनों किस में है? अलवर में। साथ ही रिक्को द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थापना की जाती है। एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहां औद्योगिक निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए इनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती है, विशेष रियायतें प्रदान की जाती है। 2 विशेष आर्थिक क्षेत्र, बहु उत्पादन विशेष आर्थिक क्षेत्र रिक्को द्वारा डेवलप किए गए। जेम्स एंड ज्वेलरी सीतापुरा में स्थापित किया गया है। महिंद्रा ग्रुप ने रिक्को जेम्स एंड ज्वेलरी फर्स्ट और सेकंड दोनों कहां पे? सीतापुरा जयपुर। महिंद्रा ग्रुप ने रिक्को के साथ मिलकर महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर में सेज प्राइवेट सेज जिसकी बात करें इसकी स्थापना की। निवेश संवर्धन ब्यूरो। निवेश संवर्धन ब्यूरो बेसिकली है क्या? निवेश संवर्धन ब्यूरो जो राज्य में बड़े निवेश प्रस्तावों की स्थापना हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। बन गया एक छोटा सा प्रश्न, निवेश संवर्धन ब्यूरो का कार्य क्या है? प्रस्तावों को मंजूरी देना? नहीं, राज्य के निवेश प्रस्तावों की स्थापना हेतु सुविधाएं प्रदान करता है और इसकी स्थापना 1991 में हुई। प्रश्न ये मान के चलिए दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से एक आध प्रश्न आरएस की परीक्षा में जरूर आने वाला है, इसीलिए आज से हमने इसको तैयार किया है। दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो दादरी यूपी से प्रारंभ होकर, कहाँ से? दादरी यूपी से प्रारंभ होता है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, दादरी से लेके, दादरी कहाँ? यूपी में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, ये डेवलप किया जाए। एक वेस्टर्न
डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी कुल लंबाई पूछी जा सकती है 1483 किलोमीटर। ठीक है, और लगभग राज्य में जो राज्य के लिहाज से हम बात करें तो कितना है, 39% एरिया राजस्थान से होके गुजरेगा। 2 चरणों में इसको विकसित किया जा रहा है। पहला चरण जो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र, 165 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अलवर जिले में 42 गांव इसमें सम्मिलित है, और विशेष आर्थिक क्षेत्र इसको 28 दिसंबर 2020 को घोषित किया है। हमने इसमें से ऐड कर दिया गया। अगर ये पूछ लिया जाए 28 दिसंबर 2020 को किस क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है, तो खुसखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा निवेश क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया। दूसरा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र को 154 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, जिसमें पाली जिले के 9 गांव सम्मिलित इसमें है, और इस क्षेत्र को भी 12 अक्टूबर 2020 को विशेष निवेश क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। रिक्को को इसकी जिम्मेदारी दी गई कि आप इसको डेवलप करें। उद्योग के अंतर्गत ही खनन क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की गई है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खनन से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आर्थिक समीक्षा से पूछा जाएगा, क्योंकि इसके डाटा बिल्कुल ऑथेंटिक है। 81 प्रकार के खनिजों का भंडार राजस्थान में है। उनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का खनन राजस्थान में हो रहा है। टोटल कितने हैं, 81 प्रकार के खनिज यहाँ मिलते हैं, और वर्तमान में 57 तरीके के खनन हो रहा है। अभी ये पूछा जा सकता है, राजस्थान में सीसा व जस्ता, सेलेनाइट, वोलेनाइट खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य, हमारे अलावा कोई इसका उत्पादन नहीं करता, एकाधिकार प्राप्त है। इसके अलावा चांदी के कैल्साइट और जिप्सम का भी लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान ही कर रहा है। बाल क्ले, फास्पेराइट, ओकार, स्टेटाइट, फेल्सपार और फायर क्ले के हम प्रमुख उत्पादक टॉप जो हैं उनमें से हैं। संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, सीमेंट ग्रेड एवं स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के भी हम अग्रणी उत्पादक हैं। तो हम किस किस के अग्रणी उत्पादक हैं, किसमें एकाधिकार है, यह आप देख लीजिएगा। परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है। तेल और प्राकृतिक गैस का एक नया स्कोप हमारे यहाँ पे पैदा हुआ है, और आपको जान के खुशी होगी कि वर्तमान में राजस्थान भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक राज्य बन गया है। ठीक है, भारत विश्व में कच्चे तेल के तीसरा बड़ा उपभोक्ता राष्ट्र है। विश्व का लगभग 5% तेल यही खपत होता है, और भारत की कुल उपभोग का 84% तेल हम आयात करते हैं बाहर से। जैसे मैंने बताया, भारत के कुल तेल उत्पादन में 22 से 23% हिस्सेदारी हो गई है राजस्थान की, और ये बॉम्बे आई के बाद, बॉम्बे आई जो वर्तमान में 40% तेल उत्पादन कर रहा है, उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र बन गया। राजस्थान का बाड़मेर, जैसलमेर जो 4 पेट्रोस्पेसिक है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये मान के चलिएगा प्रीलिम्स में ये प्रश्न तो पूछ ही लिया गया है, कि आप नोट कर लीजिए, प्रीलिम्स 2021 में ये प्रश्न पूछा जाएगा। राज्य में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर के 14 जिलों में विस्तृत है। क्या है भाई, 4 तो क्या है आपके पेट्रोलिफेरस, कितने बेसिन है, 4 है, और भैया जिले कितने आ रहे हैं, 14 जिले इसमें शामिल हो रहे हैं। 4 कौन कौन से हैं, बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। ये इनको महत्वपूर्ण है, नोट आप कर लीजिए। राजस्थान रिफाइनरी के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, तो इसके बारे में जो महत्वपूर्ण डाटा आर्थिक समीक्षा में शामिल किया गया था उसको हमने यहाँ कवर किया। राजस्थान जो रिफाइनरी है वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, और 26% इसमें दोनों का शेयर है, संयुक्त उपक्रम है। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। देश की प्रथम रिफाइनरी है जिसमें पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। कहां की गई है, 16 जनवरी 2018 को बाड़मेर के पचपदरा में। ठीक है, ये आप हमारे ऐप पे जाएंगे, ऐप में जाकर जब राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे आप सेलेक्ट करेंगे, वहां से पीडीएफ और वीडियो दोनों आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद छोटा सा एक टॉपिक इन्होंने छोटे छोटे 2-3 चीजें दे रखी थी आर्थिक समीक्षा में, औद्योगिक विकास में, वो भी हमने इसमें
शामिल कर लिए। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना मुख्यमंत्री युवा संबल जिसका नाम कर दिया, 1 फरवरी 2019 से शुरू हुई। पुरुषों के लिए 3,000 रुपये, महिलाओं के लिए 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह अधिकतम 2 वर्ष के लिए दी है। कितने वर्ष के लिए? अधिकतम 2 वर्ष के लिए ले सकता। आजीवन नहीं मिलेगा, अब नौकरी नहीं लगी है चाहो जिंदगी भर अपने को दे दे, नहीं, अधिकतम 2 वर्ष के। साथ ही एक राजकौशल पोर्टल महत्वपूर्ण पोर्टल है, जो कोविड की जो फर्स्ट वेव आई थी उस समय जो प्रवासी लोग वापस राजस्थान में आए थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक वरदान ये साबित हुआ था।